हेलो बच्चों, तो कल हम जो एक जीव विज्ञान का जो बायोलॉजी का जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल कोशिका, जिसका वैज्ञानिक नाम साइटो है और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो वहाँ से हम स्टार्ट किए थे और क्या क्या बताया, सारी बातें बताए थे। अब उसके पार्ट, जो सेल के पार्ट होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ जो है बहुत हीट थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे। अब मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, उसके बाद बारिश हुई, फिर थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, फिर मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले गए। और जुड़ने के साथ हुआ ये कि पहले मॉलिक्यूल्स जुड़े, फिर सेल बनाए, फिर उसके बाद टिश्यू बनाए, फिर ऑर्गन बनाए, फिर हमारी बॉडी बना दिए। तो जिस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सेल के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं। एक सेल के अंदर, जैसे कि अब छोटा सा, अगर आप जो पूरा बॉडी है ना, यहाँ से स्किन अगर थोड़ा सा ले लेंगे, एक मतलब एक चींटी बराबर स्किन भी ले लेंगे, तो उसमें 10 बार आपको या 8-10 आपको सेल मिल जाएंगे। तो सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे आज। सेल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं और आपके अंदर कितने सेल होंगे, और एक सेल के अंदर इतनी चीज़ें जब होंगी तो हर सेल के अंदर इतनी चीज़ें होती हैं, तो हमारा बॉडी ऐसे काम कैसे करता है, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो सेल, अब ये जितने पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, जैसे सेल मेम्ब्रेन वही कोशिका झिल्ली तो हो गया, उसके बाद जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, रसदानी तारक है ना, सेंट्रोसोम हो गया, ये जितनी चीज़ें होंगी सब किसके अंदर रहती हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंदर। अब कोशिका झिल्ली किस में मिलेगा, झिल्ली का काम कौन करेगा, इंसान ही तो करेगा। झिल्ली उठाएगा, झिल्ली में सामान लाएगा, झिल्ली मतलब प्लास्टिक, तो ये काम कौन करेगा, झिल्ली वाला। ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, कि उसमें एक ऑप्शन में पूछा था कि कोशिका झिल्ली मतलब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ दिया था, इसमें से क्या गलत है करके बोला था। उसमें एक अंतर, ये गलत ये बोला था कि एनिमल प्लांट में सेल मेम्ब्रेन मिलते हैं, वही बोला ऑप्शन गलत था 19 में। तो अब हम लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं पूरा यूपीएससी से लेकर नीचे तक सबको कवर कर देते हैं। अब कोशिका झिल्ली किसके पास होगी, कोशिका झिल्ली होगी एनिमल्स के पास, मतलब जिसमें हम लोग आते हैं, है ना। इसके अंदर इतनी चीजें रहेंगी। और कोशिका भित्ति की, अब जैसे एक थैला लिए, उसमें आप ज़्यादा भारी सामान डाल दिए तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो आप 2-3 थैले और नीचे से लगा लेंगे, 2-3 प्लास्टिक और यूज कर लेंगे, तो मोटा हो जाता है। तो जो मोटा होगा तो उसमें ज़्यादा वेट लेने की क्षमता हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा, झिल्ली का ही पार्ट है, थोड़ा मोटा है, इसलिए उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये किसके पास रहेगा, ओनली प्लांट्स के पास रहेगा, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और उसको कोशिका झिल्ली को, सेल वॉल को देखेंगे, तो सेल वॉल किससे बनती है, लाइपोप्रोटीन से बनती है। सेल वॉल किससे बनेगी, लाइपोप्रोटीन से बनेगी। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनेगी, सेलुलोज की बनेगी। सीधे सीधे प्रश्न करता है यहाँ से, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है ना। और ये काम क्या करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे पेड़ देखेंगे ना आप, तो पेड़ के बाहर जो छाल रहती है ना, पेड़ की जो छाल रहेगी वही होती है, वैसे ही समझ लो सेल मेम्ब्रेन वैसी ही रहती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं केंद्रक पे, है ना, न्यूक्लियस पे आते हैं। अब देखो, अब इसमें कुछ और अंतर भी है। जैसे कोशिका भित्ति है ना, तो जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं, प्लांट्स के जो सेल होंगे, प्लांट्स के सेल चौड़े होते हैं ये, और जो एनिमल्स सेल होते हैं, मतलब हमारे जो सेल होंगे, जीवधारियों के जो सेल होंगे, वो गोलाकार में होते हैं, ठीक है, ये गोलाकार में होंगे। एक ये भी अंतर है। अब देखो, केंद्रक होगा मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, सेल, क्या पता है, सबसे छोटी इकाई है सेल ना, लेकिन सबसे छोटा अंग नहीं है। तो सबसे छोटी इकाई जो होगी, यूनिट हो गई सेल, उसके दिमाग किसको बोलेंगे। अब ये हो गया सेल हमारा, बीच में रहता है न्यूक्लियस, ये होता है। और न्यूक्लियस होता है मतलब यही सबको गाइड करेगा। अब उसके बाद जितने आएंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी है ना, वेकल्स है ना, उसके बाद सेंट्रोसोम, सबको गाइड कौन करेगा, यही करेगा, केंद्रक, न्यूक्लियस करेगा। अब केंद्रक के अंदर क्या क्या होगा, प्रोटीन होगा 80%, डीएनए होगा 10%, 90 होगा, 10% में कुछ और चीज़ें रहेंगी, और उसके बाद क्रोमोजोम रहेगा, है ना। क्रोमोजोम के बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है,
पावर हाउस है, ठीक है, ये पावर हाउस है। मतलब जो हम सांस लेते हैं, अब इसकी खोज किसने की थी? क्रेब्स ने नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसके अंदर जो सांस लेंगे, जो एटीपी बनेगी, जो एनर्जी बनेगी और सबको एनर्जी जो देगा, तो ये हर सेल, पूरा सेल से हमारा बॉडी बना है, तो हर सेल में काम होगा, तो हर सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। पावर हाउस है ये पूरे सेल का, ठीक है। अब इसको अल्टमैन ने खोजा था 1890 में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मान लो हमारा सेल हुआ, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी डबल झिल्ली से कनेक्ट वो रहता है, कवर रहता है। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे भी इसके ऊपर भी परत होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्रेब्स चक्र होता है, जो क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो क्रेब्स चक्र का, जैसे हम सांस लिए, सांस लेने के साथ इसको ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिलने के साथ क्या हो जाता है? ये एनर्जी बनाने लग जाता है। तो 38 एटीपी के साथ ये ग्लूकोज बनाता है, 38 एटीपी पे ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। और क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा? जो किडनी है आपका, यकृत, तो उसके जो सेल रहेंगे, किडनी के जो सेल रहेंगे, है ना, ये अमोनिया को क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा। जो यकृत के सेल रहेंगे हमारे, वो क्या करेंगे? अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कहाँ के सेल करेंगे? तो यकृत के सेल करेंगे। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो यकृत में रहेगा और डिटॉक्सिफाई कर देगा, ठीक है। अब इस देखो, ये थोड़ा मैं क्या बताया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। ये जो जिसके अंदर रहेगा थोड़ा सा मोटा रहेगा उसका परत। तो बाहर जो आउटर सेल, आउटर लेयर है इसका जो, ठीक है, आउटर लेयर, वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन के लिए क्या करेगा? थोड़ा सा परमिसेबल रहेगा, परमिट किए रहेगा उनको अंदर आने के लिए भी, बाहर जाने के लिए भी। और जो इनर लेयर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन और एटीपी के लिए परमिकेबल है, ठीक है। इनर लेयर क्या करेगा? O2 और एटीपी के लिए परमिकेबल रखेगा, मतलब ये दोनों चीजें आ जा सकती हैं। और न्यूट्रिशन के लिए क्या रखेगा? आउटर इसका लेयर जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब इसका जो ये वाला जो इनर लेयर है, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा काम है गोल्जी बॉडी, है ना। कैनोली गोल्जी ने इसका क्या किया था? खोज किया था। इसलिए इसी वैज्ञानिक के, साइंटिस्ट के नाम पे इस वाले ऑर्गन का नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? काम करेगा परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में सामान नहीं ढोएगा, एनर्जी को ढोएगा ये। अब जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, अब हम मेरे जीभ को क्या है, सबसे टंग को क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ऊपर वाली हिस्से को। अब ये क्या, जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपको क्या चाहिए? दौड़ने के लिए पैर में एनर्जी चाहिए। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा कि पूरी बॉडी की एनर्जी को वहां पे ले जाके देता है जहां का बॉडी पार्ट अपना काम कर रहा होता है। तो ये काम है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। परिवहन का काम करेगा, ठीक है, कि जो भी हमारे शरीर का अंग, जो भी अंग काम कर रहा होगा, सारे एनर्जी उठा के वहीं पे दे देगा। ये है गोल्जी बॉडी का काम। उसके बाद वेहिकल्स है ना। ये क्या है? रसधानी। अब रसधानी क्या करेगा? ये क्या करता है? ये थोड़ा सा एनिमल्स में ना थोड़े छोटे होंगे, मतलब जीवधारियों में थोड़ा छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे बने होंगे, और पेड़ पौधों में थोड़ा ये बड़े होते हैं, पेड़ पौधों में ये बड़े होंगे। ये क्या करेगा? जल संग्रह भी करता है ना, न्यूट्रिशन को भी अपने अंदर रख लेता है, जल को भी रख लेता है, और अपशिष्ट को भी रख लेता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को भी अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। अब क्या है? सेंट्रोसोम क्या है? तारक काय क्या है? इसको खोज किसने किया था? बोहरी ने किया था, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिक सेल है, ये टूट के नहीं बनती है, सेम कोशिका बन जाती है, सेम कोशिका दूसरी सेल बन जाती है। इसको एक साथ जब बन जाए तो उसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, है ना। और जब एक साथ नहीं बने, टाइम लेके बने, थोड़ा अभी बने फिर थोड़े बाद में बने, तो ऐसे को समसूत्री विभाजन नहीं कहेंगे। समसूत्री विभाजन में एक ही साथ दो सेल बन जाएंगे, है ना, टूट के नहीं बनेगा, एक ही साथ बनेगा। अब देखो कोशिका विभाजन जो होता है ना, वो किसमें सबसे ज्यादा होगा? लीवर में जब ज्यादा होगा। तो लीवर कोई डोनेट जल्दी से कर देगा तो उसका लीवर फिर से बढ़ जाता है, लीवर कोई काट देगा तो फिर से उसका लीवर बढ़ जाता है।
लेकिन ये सबसे मतलब नहीं होगा। कोशिका विभाजन कहाँ पे नहीं होगा? तो ब्रेन में नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कैंसर का, तो कैंसर पूरे बॉडी में कहीं भी हो जाता है। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रेन में होता है जो कोशिका विभाजन नहीं होता, तो फिर ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? कैंसर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे, जैसे सेल्स को जितना डिवाइड होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा हो जाता है, सेल बनने लग जाता है उस जगह पे, तो वो हो जाता है कैंसर, जिसमें कोबरा के विष को दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, है ना, और उसको दे के फिर इसको मारा जाता है। और जो सेल ज़्यादा बढ़ रही होती है उसको थोड़ा सा सुखाया जाता है, एनर्जी को कम किया जाता है। तो इस तरह से होता है ये काम। अब ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन में 90% आपका न्यूरॉन तो रहेगा, है ना, लेकिन 10% क्या रहेगा? गैलियल सेल रहता है 10%। अब ये 10% इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका विभाजन हो जाता है, इसलिए ब्रेन में भी क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पढ़ेंगे हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पढ़ेंगे। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या होगा? ये होगा पूरा ईआर बोलेंगे इसको, ईआर। अब ईआर में क्या होगा? ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक तो आपका हो जाएगा रफ सरफेस, रफ सरफेस हो जाएगा, और ये आपका प्लेन सरफेस हो जाएगा। प्लेन सरफेस। अब देखो फैट चिकनी होती है, वसा चिकनी होती है, तो प्लेन साइड से क्या निकलेगा? प्लेन साइड से निकलेगा फैट। प्लेन साइड से क्या प्रोडक्शन होगा? फैट का। और जो रफ सरफेस है वहां से क्या निकलेगा? प्रोटीन का। ठीक है। अब देखो प्रोटीन तो निकलता है, लेकिन प्रोटीन प्रॉपर यहां से नहीं निकलता। ये जो डॉट डॉट बने रहते हैं, डॉट डॉट जो रहते हैं वो प्रोटीन निकालते हैं। ठीक है। और जो डॉट डॉट बने रहते हैं वो राइबोसोम होते हैं, इसलिए राइबोसोम का काम क्या होता है? सेल में प्रोटीन निकालने का काम। ठीक है। अब देखो राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम का काम बस एक ही रहता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन रहता है। ठीक है। प्रोटीन का प्रोडक्शन इसका काम रहेगा, और उसमें 70 और 80s पाए जाते हैं। इसको देख लेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक। इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेंगे। 80s थोड़ा सा बड़ा होगा, 70s थोड़ा सा छोटा होगा। सेडिमेंटेशन पे काम करता है ये, ऐसे सेडिमेंटेशन होता है, मतलब जो बड़ा होगा जल्दी से थोड़ा वेट होगा, और उसको वैसे देख लेंगे। अब लाइसोसोम का काम करेंगे। ठीक है। लाइसोसोम की बात करेंगे तो ये क्या है? जल अपघटन का कार्य करता है ना, हाइड्रोलाइसिस का काम करेगा। उसके बाद क्या क्या काम करेगा लाइसोसोम? अब ये लाइसोसोम की ना नज़र सब पे रहती है ना। राइबोसोम पे रहेगा, अंतःप्रदत्त जोलिका पे रहेगा, प्रोटोप्लाज्म पे रहेगा, ये सब पे रहेगा। गल्जी बॉडी पे, न्यूक्लियस पे, सब पे वो नज़र रखता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है। अब अगर वो देखेगा लाइसोसोम कि कोई भी पार्ट अगर सेल का है वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो ये क्या काम करेगा पता है? ये कुछ लिक्विड निकाल देता है अपने अंदर से। जब ये लिक्विड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि वो सेल मर जाएगा, सेल मर जाएगा। और कभी इसको लगा कि मेरा पूरा सेल के जितने भी पार्ट हैं कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं मेरे सिवा, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा खुद को ब्लास्ट कर लेगा। जब खुद को ब्लास्ट करेगा तो बहुत सारे इसमें से लिक्विड निकलेंगे, वो पूरे सेल को ही मार देंगे। तो जैसे कि जब चोट वोट लगती है आदमी को, तो वहाँ के पूरे सेल डेड हो जाते हैं। तो जब गर्म पानी से सेकेंगे या कुछ वहाँ पे बर्फ वर्फ लगाएंगे, तो वहाँ पे लाइसोसोम जब एक्टिव होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है पता है? लाइसोसोम एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद लिक्विड निकालना शुरू करता है। जब लिक्विड निकालना शुरू करता है तो जहाँ पे जितना चोट लगने से काला हुए रहेगा, तो वहाँ पे लाइसोसोम धीरे धीरे लिक्विड निकालता है, और जितना ब्लैक हुए रहता है, मतलब वहाँ जितने डेड सेल रहेगा सब डेड सेल को मारते रहता है। जब सारे डेड सेल मर जाते हैं तो वहाँ पे नया सेल बन जाएगा, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको पाचन तंत्र भी बोलते हैं, मतलब सबको छिड़क के मार देगा। जैसे एक सेल मर गया वो सड़ेगा, लेकिन लाइसोसोम क्या करता है? नज़र रखता है। जो ही देखेगा नज़र तो न्यूक्लियस रखेगा, है ना, क्योंकि माइंड तो वही है, लेकिन काम उससे करता है। अब क्या होगा कि जैसे आरबीसी हो गया हमारा, आरबीसी में क्या होगा? आरबीसी में यही चीज़ नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होगा।
तो आरबीसी खुद से नहीं मरता, 120 दिन बाद आरबीसी क्या होगा, जो रेड ब्लड है वो आरबीसी क्या करेगा, 120 दिन के बाद स्प्लीन या प्लीहा में जाके मरेगा, है ना। स्प्लीन और प्लीहा को क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं, किसको, आरबीसी को, ठीक है। अब देखो सीलिया या फ्लैजुला पढ़ेंगे, ठीक है, सीलिया और फ्लैजुला पढ़ेंगे। सीलिया और फ्लैजुला क्या है, मान लो ये सेल है, हमने क्या बताया, एनिमल सेल कैसा रहेगा, गोल रहेगा, प्लांट सेल कैसा रहेगा। अब सीलिया फ्लैजुला कहाँ नहीं मिलेगा, सीलिया और फ्लैजुला नहीं मिलेगा आपको प्लांट सेल में, क्यों, क्योंकि सेल के बाहर ये थोड़ा थोड़ा रफ सरफेस टाइप का कांटे जैसा चीज निकले रहेगा। ये क्या करता है, दो काम करता है। जैसे अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो न्यूट्रिशन को सोखने का काम क्या करेगा, यही इसका जो आउटर वाले जो दिख रहे हैं ना, ये न्यूट्रिशन को अपने अंदर सोख लेता है, बगल वाले सेल से सोख ले, बॉडी में कहीं से भी सोख ले। उसके बाद क्या करेगा, सेल को मोशन भी देता है, ये मोशन भी देगा। जैसे स्पर्म आपका रन करता है ना, दूरी तय करता है, तो वो किसके कारण करता है, ये सीलिया और फ्लैजुला के कारण करता है। यही काम है सीलिया और फ्लैजुला का, ये न्यूट्रिशन को अवशोषित करता है ना। उसके बाद देखेंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक। अब देखो ये कितने टाइप के होंगे, ये 3 टाइप के होंगे, है ना। एक तो होगा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ मिलेगा, पत्तियों में मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण जो करेगा, है ना, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा बनाने का काम करेगा मैग्नीशियम के थ्रू, वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम कहाँ पे होगा, इसकी वजह से होगा, हरित लवक की वजह से, पत्तियों में, है ना। उसके बाद क्या होगा, जड़ों को देख लेते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट मिलता है आपका जड़ों में, पौधों की जड़ों में मिलेगा। इसका काम क्या है, एनर्जी को या भोजन को या पानी को सोख के रख लेना, ठीक है, कि कभी जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, पतझड़ आए तो क्या करेंगे, यहीं से उसको देंगे ऊपर पेड़ को, है ना। उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, ये फलों का जो रंग होता है, जैसे गाजर का कैरोटीन हो गया, तो कैरोटीन क्या हो गया आपका, प्लास्ट हो गया, लवक हो गया, है ना, प्लास्टिड हो गया वो। तो क्या होगा, फलों में रंग देने का काम कौन करेगा, सीधे सीधे भी अगर पूछे तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे ये प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे देखो इतने सारे चीज हैं हमारे कोशिका के अंदर। अब ये चीज क्या होगा कि अगर मान लो उनको कोई, जैसे एसी फ्रिज कुछ भी लाएंगे हम तो उसके अंदर फोम लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि लड़े नहीं। मोबाइल के अंदर क्या रहता है, सेफ रहता है ना, बीच बीच में कवर डाल दिया रहते हैं कि लड़े नहीं एक दूसरे से, नहीं टूट जाएगा। तो इतनी चीजों को अब एक छोटी सी कोशिका के अंदर रखना है, तो कोशिका के अंदर रखने के लिए क्या होता है, पूरी कोशिका किससे बनी रहती है, कोशिका द्रव से भरी रहती है ना। अब कोशिका द्रव से भरी रहेगी, और कोशिका द्रव से मान लो ये कोशिका है और इसमें मान लो ये सब चीज हैं, अब ये सब है, अब ये सब एक दूसरे से टकरा तो जाएंगे, लेकिन उन टकराने से रोकने के लिए क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड भरे रहता है कोशिका में, और ये पूरा भर देगा। ये मान लो पूरा भर गया, अब ये भर जाएगा तो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। जैसे फोम आता है ना, एसी टीवी फ्रिज लेते हो तो वो जो फोम रहता है उसी का काम ये है। अब ये भरे रहेगा, तो भरे रहेगा तो क्या होगा कि एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कोशिका द्रव क्या होता है, जो लिक्विड पूरे इस कोशिका में सेल में भरे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर भी एक झिल्ली मिलेगी, और झिल्ली के अंदर जो भरे रहेगा, ये वाल के अंदर, न्यूक्लियस वाल के अंदर जो लिक्विड भरे रहेगा उसको बोले, हाँ, न्यूक्लियर के अंदर जो भरे रहेगा उसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। और जो इसके अंदर भरे रहेगा पूरा लिक्विड, ये सेल के अंदर, उसको बोलेंगे साइटोप्लास्ट। अब वैज्ञानिक नेम क्या है उसका, वैज्ञानिक नाम क्या है कोशिका का, साइटो है ना। तो साइटोप्लास्ट किसको बोलेंगे, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरे रहेगा उसको बोलेंगे साइटोप्लास्ट, कोशिका द्रव। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो भरे रहेगा लिक्विड उसको बोलेंगे केंद्रिका द्रव या न्यूक्लियोप्लास्ट। अब ये दोनों को मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। इन सबको, सारे लिक्विड को मिला दोगे, जैसे न्यूक्लियस का भी और सेल का भी, ये दोनों के लिक्विड को मिला के बोलना हो तो जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब आते हैं गुणसूत्र पे, क्रोमोजोम पे। अब क्रोमोजोम कहाँ होगा, जैसे मान लो इसी न्यूक्लियस को, ये हो गया हमारा सेल, और इसी न्यूक्लियस को हमने लिया
वैसे स्किन को लिया, उसके अंदर देखा तो हमारे को सेल मिला, एक सेल को निकाल के अब देखेंगे तो उसके अंदर ये सब मिल जाएंगे, और उसको भी अगर चीड़ फाड़ करके देखेंगे तो न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अब देखेंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोजोम मिलेगा। ठीक है, गुणसूत्र किसके अंदर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। अब न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होगा? केंद्रक में होगा। क्लियर हो गया। और इसके अंदर क्या रहेगा? अब अगर न्यूक्लियस के अंदर देखो, मान लो सेल को, स्किन को लिए, स्किन को लेने के बाद हमें देखे तो देखने के बाद हमें बहुत सारी कोशिका मिली, सेल वन मिला। अब उस सेल में से एक, मतलब उस स्किन में से एक स्किन को, सेल को निकालेंगे, उस सेल को निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर इतनी चीजें मिलेंगी। अब इतनी चीजों को फिर से हटाएंगे और देखेंगे तो बीच में न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोजोम मिलेगा। अब क्रोमोजोम के अंदर जब जाएंगे तो डीएनए, आरएनए और जीन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो होता है क्रोमोजोम, वो कितना होगा? मेल में होता है, मेल में होगा 44+2, मतलब 44 दोनों में सेम रहेगा, मेल में और फीमेल में, और 2 अंदर हो जाता है, एक में रहेगा XY मेल में और एक में रहेगा XX, इस तरह हो जाता है। तो ये है पूरा हमारा कोशिका आज कंप्लीट होता है। आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम कुछ और देखेंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।